हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं आपके दोस्त बबलू किंग ऑलराउंडर आपके अपने चैनल बबलू किंग ऑलराउंडर पे ला दिया हूँ प्रागैतिहासिक काल, जो कि इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक प्री हिस्ट्री, आधा इतिहास। प्री हिस्ट्री मतलब होता है आधा इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री व इतिहास हिस्ट्री, तीन भागों में किया गया है। ठीक है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्देश्य नहीं किया जाता उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मतलब कि जिस मनुष्य का कोई घटना न हो या उसका कोई लिखित न हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य प्रागैतिहासिक काल, आद्य प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब कि जिस काल के सभी लेख कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़ा नहीं जा सके का मतलब कि यही कह रहा है ना कि आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़ने नहीं जा सकते हैं। अच्छा, जो भी वो लिखे हैं उनके बारे में उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस जिस मानो काल कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य कहा जाता है। मानव विकास के उस कला को ऐतिहासिक काल कहा जाता है जिसे विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। जो विवरण उपलब्ध रूप में है उसी को क्या बोलते हैं? विवरण रूप से उसे ही इतिहास कहते हैं। जिसका स्पष्ट रूप है, जिसको पढ़ने लिखने में संतुष्टि मिलती हो, पूरी की पूरी जानकारी अच्छी तरह से मिल जाए, उसे क्या बोलते हैं? इतिहास। जैसे कि पूर्ण लिखा है ना, जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध हो, मतलब पूरा लिखित रूप से उपलब्ध हो, उसे क्या बोलते हैं? इतिहास। ज्ञानी मानव मतलब कि जानकारी आदमी। होमोसैपियन मतलब कि हम लोग जो है इंसान को ही बोलते हैं होमोसैपियन का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 साल 40 साल हजार पूर्व हुआ। मतलब हम लोग 40,000 साल पहले आ चुके थे इस धरती पे। जैसे कि हमारे कोई आए होंगे खरखंदान के, आपके भी खरखंदान कोई आए होंगे। अच्छा, पूरा पाषाण काल मतलब पूर्व जो बीत चुका है, पूरा पाषाण काल या पूरा पाषाण काल ने मानव की जीविका मुख्य आधार शिकार था। मतलब पूर्व पाषाण काल में जो लोग थे वो खाना नहीं बनाते थे, वो लोग शिकार किया करते थे। उसी पे शिकार करने के बाद खाना खाते थे और अपना मनोरंजन के साधनों थे, यही सब जो काम करते थे। उसके बाद आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। फिर पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। इसके बाद मनुष्य ने सबसे अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते का पालन किया। मतलब मनुष्य जो था एक ही स्थान पे ठहरना नवपाषाण काल में स्टार्ट किया। मनुष्य अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालन बनाया। नवपाषाण में सबसे पहले कुत्ते का पालन बनाया गया। उसके बाद मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके बाद बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी, मतलब पहला जो हथियार बनाया था वो कुल्हाड़ी बनाया गया था। प्राप्ति स्थल अतिरंपकम था। प्राप्ति मतलब जो प्राप्ति स्थल था वो अति पक्कम था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मतलब कि नवपाषाण काल में किसका हुआ? कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अनन्य उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। अच्छा, ठीक है। कृषि ने अपनाई गई सर्वसे प्राचीन फसल गेहूँ, मतलब सबसे अत्यधिक जो अपनाई गई उसको गेहूँ पहली फसल जो अपनाई गई एवं जौ थी। गेहूँ और जौ सबसे पहले क्या किया गया था? फसल उगाया गया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। मानव ने जो उगाया था
वो कौन उगाया था? चावल। मतलब होमो सैपियन जो थे वो चावल उगाए थे। और ये गेहूँ और जौ जो थे ये ये बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ थी। मतलब बलूचिस्तान में अपनाई गई ये पहले जो अपने हाथों से लोग किए थे वो चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुई। मतलब पृथ्वी का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ जो गांव है वहाँ से प्राप्त हुई। कोहिडहवा का संबंध चावल से प्राचीनतम साक्षत से है। कोहिडम का साक्षतम से है। ठीक है, साक्षतम से है। भारत में पूर्व स्तर युग के अधिकांश भारत में भारत में पूर्व भारत में पूर्व भारत में पूर्व भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। अच्छा, पहला हथियार जो था पत्थर के बने थे। ठीक है, रॉबर्ट बुशफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पठारकालीन औजार की खोज की। भारत में पूरा पठारकालीन की खोज की पहली बार कौन? रॉबर्ट बुशफुट ने पूरा पठारकालीन औजार की खोज की पल्लावरम नामक स्थान पर। अच्छा, पल्लावरम नामक स्थान जो था वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद पल्लावरम नामक स्थान पर भारत पूरा पाषाण कालाकृति की खोज हुई। भारत में मध्य पाषाण के बीच की जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जबकि कार्याइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। अच्छा जी, भारत में नवपाषाण काल का सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 से। ठीक है, इसमें देखिए पहले आपको सबसे पहले पूरा पाषाण काल में जीवन लोगों का जो था वो शिकार करते थे पूरा पाषाण काल में। फिर नवपाषाण काल में लोग आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, और मनुष्य नवपाषाण काल में अस्थायी रहने लगे और उन्होंने कुत्तों को अपना पालतू जानवर बनाया। और मनुष्य सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया और उसने पहले क्या बनाया? पहले कुल्हाड़ी बनाया। ठीक है, उसके बाद मनुष्य सबसे पहले चावल की खेती की थी। और कृषि का प्रथम उदाहरण मेघरड़ से प्राप्त हुआ। मतलब मेघरड़ स्थान है, वही बताएं कि वो जो है खेती से भी आदमी अपना जीविका चला सकता है। ठीक है, उसके बाद भारत में रॉबर्ट फ्रूक व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में पूरा पाषाण औजार की खोज की। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने औजार की खोज की पहली बार पूरा पाषाण काल में रॉबर्ट बुक फुट ने की। अच्छा, फिर CL काइलर्स ने लघु पाषाण माइक्रोलिथ्स खोज निकाले। भारत के मानव अस्थि पंचर मध्य पहाड़ के सर्वप्रथम होने लगा। फिर भारत में नवपाषाण सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व के 4000 से होने लगा। 4000 से लगभग हुआ। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला सिंधी भाषा में उसको कहा जाता था। ठीक है, असम का श्वेतभ्रूम गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कॉपी है। इनामगांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। अच्छा, ये जगह है। इसका संबंध जोरवे संस्कृत से था। भारत में शिवालक की पहाड़ी के जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भीमबेटका गुफा पूरा पाषाण आवासीय पुरातत्व है। यह मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैल श्रेयों के लिए
शैल स्रोत के लिए यहाँ पे है ना, शैल स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल के समय का माना जाता है। अच्छा जी, चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव समय का माना जाता है। चित्र जो है, चित्र भारतीय उपमहाद्वीपों में मानव जीवन का प्राचीनतम चिन्ह है। अब मानव जीवन का प्राचीनतम चिन्ह है मतलब कि जो फोटो थे मानव जीवन का प्राचीनतम मतलब पहले का जो है चिन्ह को दर्शाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीपों के मानव जीवन के प्राचीन उपमहाद्वीपों जो पहले के थे महाद्वीप उस पे इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकड़कर ने क्या की थी, द्वारा ली गई थी। भीम बेटका क्षेत्र और भारतीय पुरातत्व सर्वश्रेष्ठ भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में भारतीय मंडल का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 ये स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इस विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसे विश्व धरोहर मतलब कि पूरे विश्व का मार्गदर्शक पूजा पाठ का स्थान घोषित किया। भारत ने मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण नदी घाटी से मिलाता है। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा नदी से मिलता है। नर्मदा नदी मतलब कि जो कि भारत में बोला था नर्मदा नदी, जो कि सबसे पहले भारतवासियों को मिला था नर्मदा नदी का नाम। नोट, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी प्रथम व्यक्ति थे। अधिकारी रिजले थे। क्या है रिजले? रिजले प्रथम व्यक्ति थे मतलब भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। मतलब कि अलग अलग उसमें किया, सबको उसमें भागों में। सिंधु सभ्यता ठीक है। रेडियो कॉर्नर C14 जो है C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। अच्छा जी, जो रेडियो कॉर्नर है C14 इसका जो है विस्तार त्रिभुजा है मतलब 3 भुजाओं में ऐसे 3 भुजा त्रिएंगल में है, त्रिएंगल जैसा है। ठीक है। नोट, तिथि निर्धारण को कार्बन तिथि निर्धारण की कार्बन C14 कोष्ठ में C14 की खोज अमेरिका का प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा V.F. लीवी जो थे द्वारा 1947 में आजाद हुआ था। उससे पहले 1946 ईस्वी में की गई थी कार्बन की खोज। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन C14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। मतलब कि जिस भी कार्बन में प्राचीन की मात्रा सबसे कम होगी, क्या बोला है, जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। मतलब कि प्राचीन जितनी ही कम रहती है उतना ही प्राचीन मानी जाती है। प्राचीन। अगला कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राजा
राय बहादुर ये करा है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दया राम साहनी ने की। अच्छा जी, साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आग ऐतिहासिक प्रोटोहिस्टोरिक अथवा आद ऐतिहासिक मतलब कि प्री बोले थे ना अभी वहाँ पे प्री हिस्टोरी, वही को प्रोटोहिस्टोरिक आदि ऐतिहासिक को बोलते हैं। प्रोटोहिस्टोरिक मतलब कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, या प्री हिस्ट्री भी बोल सकते हैं। अथवा कांस्य ब्रॉन्ज, कांस्य को बोलते हैं अंग्रेजी में ब्रॉन्ज युग में रखा कांस्य मतलब कि बीचले वर्ग में रखा गया है। उसके बाद कांस्य नहीं लास्ट में रखा गया है, मतलब कि नव पठार काल में जो लास्ट अभी जो नया है जिसको बोलते हैं कांस्य ब्राउन युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय भूमध्य एवं सागरीय थे। भूमध्य एवं निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। भूमध्य एवं सागरीय थी, ठीक है जो भी थे। लेकिन सर जान जाइए, सर जॉन मार्शल जो थे भारतीय पुरातत्व सर्वश्रेष्ठ विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविधता घोषणा की। मतलब सर जॉन सोन्स जो भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नागरिक सभ्यता, मतलब कि 1924 में इसको क्या बोला गया, उन्नतीय नागरिक सभ्यता, इन्होंने उसको पाया। अच्छा ठीक है, उन्नति सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पूरा स्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सूतका-गेंडोर बलूचिस्तान क्वेश्चन बोला है, मतलब सूतका-गेंडोर बलूचिस्तान में पड़ता है। सूतका-गेंडोर बलूचिस्तान में है। अच्छा, पूर्व पुरातत्व हिंडन नदी के किनारे हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश मेरठ में है। उत्तरीय पुरास्थल चुनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर व दक्षिण पुरास्थल ये इसे लिखा हुआ है दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता का सैन्य सभ्यता नागरिक सभ्यता थी। सैन्य सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, रखीगढ़ी, थैलावीर एवं कालीबंगन। अच्छा, इसमें जो है सिंधु सभ्यता का सैन्य सभ्यता नागरिक सभ्यता की वैद्य सभ्यता से प्राप्त परिचय अथवा वाले शब्द के केवल 6 में ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। बड़े नगर की संज्ञा मतलब कि बड़े नगर पहला था जब मोहनजोदड़ो का नगर, दूसरा हड़प्पा की सभ्यता, फिर गढ़वारी वाला, उसके बाद राखीगढ़ी। अच्छा ठीक है, फिर घौलावीर भी एक स्थान है, एवं कालीबांग। ठीक है, आगे नोट में करा है कि थैलावीर भारत, ठीक है, थैलावीर भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली शाही
साइट है जिसे यूनेस्को ने 2001 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। 2021 में, अभी तो 21 अभी हाल ही गया है, ठीक है। थैलावीर भारत में 2021 में विश्व विरासत हासिल किया गया इसको। 2021 में इसको क्या बोलते हैं, थैलावीर को 2021 में विश्व विरासत स्थल क्या किया गया है, थैलावीर को 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। विश्व विरासत स्थल में क्या किया गया, इसको शामिल किया गया, ठीक है। शामिल तो कर दिया गया, लेकिन स्वतंत्रता पश्चात मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, मतलब स्वतंत्रता पाने के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। मतलब कि जब हम लोग आज़ाद हो गए उसके बाद हड़प्पा संस्कृति की ज़्यादा स्थल कहाँ है, गुजरात में है, खोजी गई है, ठीक है। नोट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी का सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा कौन है, मोहनजोदड़ो है, ठीक है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ है। भारत में इसका सबसे बड़ा राखीगढ़ है। घग्गर नदी है जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। हरियाणा में हिसार है, हरियाणा में हिसार जिले में स्थित है। उसकी खोज 1663 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। सूरजभान ने कब की थी, 1963 में सूरजभान जी ने की थी। लेकिन लोथल एवं सूतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, ठीक है। जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। ओहो, ये जो था लोथल सूतकोतरा सिंधु सभ्यता का बादशाह था। अच्छा, लोथल बंदरगाह था, ठीक है। जोते हुए खेत बोलते हैं इसको, और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। कालीबंगन से जो ईंट हम लोग हैं अभी, इसको किससे प्राप्त हुआ, इससे प्राप्त हुआ, क्या बोलते हैं कि कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। इसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। स्नानागार जो है 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और गहरा जो था 2.43 गहरा था, ठीक है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंग से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड मतलब आग का जो है गड्ढा, और एवं लोथल एवं कालीबंग से प्राप्त हुआ है। कालीबंग जो ईटा के अभी वो किए थे, नक्काशीदारी ईंटों के प्रयोग में जो थे, अभी कालीबंग से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ। हाँ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा और भैंस विराजमान है, जो कि पशुपतिनाथ जो कि नेपाल में है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी एवं कांस्य मूर्ति मिली है। इसके बाद हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन। मोहनजोदड़ो की नर्तकी एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्थित में गर्भ से
निकला पौधा दिखाई देता है। गर्भ से निकला पौधा, गर्भ से निकला पौधा दिखाई देता है, पौधा दिखाई देता है। इसके बाद पौधा दिखाई देता है। फिर मान के बनाने के कारखाने, मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदूहड़ों से मिलता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है भावचित्रात्मक है। ठीक है, यह लिपि दाएं से बाएं और लिखा जाता है, दाएं से बाएं। यह लिपि जो है बाएं से लिखा जाता है। यह लिपि दाएं से बाएं मतलब दाएं से बाएं इस प्रकार, इधर से ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ये इधर से हम पढ़ रहे ना। ये जो था ना सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं मतलब कि दाएं ये वाला अपना दाएं हुआ, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। अच्छा, भावचित्रात्मक। ठीक है, जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहली पंक्ति दाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से लिखी जाती है। ले भैया ओम फो, ये कह दिया ना कि जब एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहले दाएं से बाएं और दाईं और लिखा जाता था। जब होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं, पहली पंक्ति जो है दाएं से बाएं लिखा गया। उसके बाद कह रहे हैं और लिखी जाती थी दूसरी बाएं से दाएं। अब दूसरी जो लिखी थी बाएं से बाएं, भावन चित्रात्मक जो लिखी थी अजीबोगरीब। ऐसे पहले ढेर लाइन गया तो पहले इधर से गया खत्म हो गया, फिर इधर से इधर लिया खत्म कर दिए। ये था। उसके बाद करा है लिखी जाती नोट में करा है, नोट में कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाले पहले सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। लिखित जो करने वाली थी सुमेरियन की सभ्यता थी। पहले सुमेरियन की सभ्यता थी, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग ने नागरों तथा घरों के विन्यास के लिए जो थे इन्होंने गृह पद्धति अपनाई। गृह पद्धति मतलब घरों का पद अपनाया। उसके बाद गृह पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़की सड़क की ओर खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। ओहो, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े खुलते थे। अच्छा, गृहिणी पद्धति अपनाई मतलब कि घरों के दरवाजा और खिड़की किधर थे, पिछवाड़े की ओर खुलते, मतलब आगे नहीं पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों में दरवाजे मुख्य सड़क पर ही खुलते हैं। लोथल सभ्यता जो थी उन्होंने आगे खोला करते थे, और ये जो थे गृहिणी घरों के लोग ये पिछवाड़े अपना वो भी रखते थे, पीछे में रखते थे गेट और खिड़की पीछे रखते थे, उधर से आते जाते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। संध्यवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हाल का साक्षात बनमाली से मिलता है। रंगपुर एवं लोथल में चावल के दाने मिलते हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्षात लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सूरकोतदा, कालीबंगल एवं लोथल के सैद्धावकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। अस्थिपंजर मिले हैं। अस्थिपंजर क्या हुए हैं? मिले हैं। अस्थिपंजर मिले हैं। अस्थिपंजर मिले हैं। उसके बाद लौह की इकाई, तौल की इकाई संभव 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई संभव 16 के अनुपात
16 के अनुपात में थी, 1/16 के अनुपात में थी। ठीक है। सैन्य सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। देखिए, सैन्य सभ्यता के जो लोग थे वो बैलगाड़ी या तो भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है। इसके बाद मोसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है। सभ्यता हड़प्पा संस्कृति का शासन वाणिक वर्ग के हाथों में था, वाणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है। यहाँ का सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल, मतलब जो भारतीयवासी के उनकी मुख्य फसल गेहूँ जो थे। अच्छा, उसके बाद चावल लोग खुद उगाए। ठीक है। सभ्यता के लोग शहद का प्रयोग करते हैं मिठास के लिए। शहद पहले चीन में चलता था, उसके बाद मिठास साक्षात बनमाली से मिला। रंगपुर चावल एवं प्रथम साक्षर लोथल से ही प्राप्त हुआ। लोथल से ही इन सबको क्या हुआ, चावल मिला। घोड़े के अस्थिपंजर मिलते हैं, मतलब उन सबों का हड्डी रोटी मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद तौल की इकाई 16 अनुपात में थी। तौल की इकाई 16 अनुपात में थी। उसके बाद सैन्य सभ्यता के लोग 2 पहिया और बैलगाड़ी का यूज करते थे। 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। उसके बाद अब पढ़ते हैं ये सैन्य सभ्यता नगर उखड़ एवं उनके स्थिति। आगे करा पिंगनगट के हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ओहो, जुड़वा राजधानी किसको बोला जाता है? पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी इसको बोला जाता है। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती और उर्वरक देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता धरती, मतलब कि जो हम पूजा करते हैं धरती माँ का, और उर्वरक की देवी मतलब कि भारत माता की, जो कि हमें उर्वरक मतलब उसको बोलते हैं जो उगता है, उसको उर्वरक की देवी कहते हैं। हाँ, ठीक है। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साथ भी सिंधु सभ्यता से मिलता है। हम लोग वृक्ष पूजा भी करते हैं। ठीक है। शिव पूजा, शिव जी का पूजा भी हम लोग क्या करते हैं। उसके बाद जैसे कि उसके बाद नीचे दिया है शिव पूजा का सभ्यता में मिलता है वास्तविक स्थिति संभव हड़प्पा सभ्यता की देन है। ये वास्तविक चिन्ह संभवतः हड़प्पा स्थिति की देन है। इस नदी से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सूर्योपासना मतलब कि सूर्य में उपासना लोग लगाते हैं। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर की अवशेष नहीं मिली है, किसी भी उसका अवशेष नहीं मिला। ठीक है। सिंधु सभ्यता के मातृदेवी की उपासना उस सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोग के लिए विशेष पुनर्जीव था। मतलब कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उन्हें कुब्बड़ आता है ना, बैल जिसको बोलते हैं, कुब्बड़ वाला सांड, इसको क्या मानते थे वो लोग कि पूजनीय, मतलब कि उसको पूजा जो कर सकते हैं। जैसे कि सांड देवता, हाँ, सांड के होता है ना, बैलों के होते हैं, तो उनके ऊबड़ वाले को क्या बोलते हैं, सब पूजनीय मानते थे। ठीक है। स्त्री मृण मूर्तियाँ मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। मतलब कि अभी जो स्त्री मृण मूर्तियाँ, मतलब कि जो मिट्टी के बनाए जाते हैं देवी देवताओं को, उसको क्या बोलते हैं, मूर्ति की मूर्तियाँ। उससे अधिक अनुमान लगाता है, उसको सैन्य सभ्यता मात्र सत्तात्मक था, वो उसको पूजा पाठ किया करते थे। ठीक है। इसके बाद सैंधवासी सूती और मुनि वस्त्रों का प्रयोग किया थे। सैंध मतलब कि भारतवासी। उसके बाद मनोरंजन के लिए सैंधवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, मनोरंजन के लिए पशु पक्षी का आपस में लड़ाना, चौपड़ एवं पासा खेलना, लूडो आदि साधनों का उपयोग किया करते थे। सैन्य सभ्यता मतलब भारतवासी ही कर रहा है, भारतवासी ही ये सब काम किया करते थे।
इसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी से बर्तन बनाए जाते। काले काले सिंधु सभ्यता के लोग ना काले रंग की डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। मतलब कि ये कह रहा है कि काले लाल मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग में डिजाइन मतलब काले रंग में डिजाइन करते थे और लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अच्छा, ये लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। मतलब भारतवासी किससे, सिंधु सभ्यता के जो थे सिंध जैसे हिंदी हिंदुस्तानी बोलेंगे, सभ्यता के लोग क्या है तलवार से परिचित नहीं थे। लेकिन कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों में रहने हेतु भी पिछले से घिरा हुआ था। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से पीछे घिरा हुआ था, ठीक है। कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियाँ। यहाँ के पूर्व हड़प्पा स्तर के खेत जोते जाने और अग्निपुण की प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधिया सभ्यता की प्रचलित थी। ओहो, गड़बड़ा न गया, ठीक है। पर्दा प्रथा मतलब कि बिना पर्दे में एवं वेश्यावृत्ति मतलब कि गंदी औरतें वेश्यावृत्ति की प्रचलित थी। मतलब कि कालीबंगन के जो लोग थे हड़प्पा सभ्यता स्थल था जिसका निचला शहर, ठीक था। लेकिन ये लोग वेश्यावृत्ति करते थे, गंदा काम, पर्दे में नहीं रहते थे। ये लोग ज़्यादा खुले में रहना चाहते थे, कपड़ा छोटा पहनना, ये सब बुलाना लड़के लड़कों को, ये सब, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे में कह रहा है शवों के चलने, शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथा प्रचलित थी। कालीबंगन में जो था शव को जला भी सकते थे और शव को क्या कर सकते थे, ये लोग गाड़ भी सकते थे। दोनों प्रथा प्रचलित थी कालीबंगन में। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। अब देखो हड़प्पा ये तो कालीबंगन हमने पढ़ा था। हड़प्पा में शव को जाके मोहनजोदड़ो जलाने की प्रथा विद्यमान थी। करा ना पर्दाफाश, ये करा है शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथा प्रचलित थी। किसमें, हड़प्पा में शव को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। और हड़प्पा में इसको शव को दफनाने एवं मोहनजोदड़ो में जलाने की। मोहनजोदड़ो जो था वो जलाने का कार्य करता था, हड़प्पा जो था दफनाने को। लेकिन कालीबंगन था शव को जलाने एवं गाड़ने का। बोला ना कालीबंगन शव जलाने एवं गाड़ने, हड़प्पा कह रहा है शव को दफनाने में और मोहनजोदड़ो कर है जलाने में। तो सीधी जो ये है क्या बोलते हैं, कालीबंगन ये जलाने और गाड़ने दोनों प्रथा थी। हड़प्पा में केवल दफनाने की थी और मोहनजोदड़ो में जलाने की थी विद्यमान थी। लोकल एवं कालीबंगन युग्म संबंधियाँ मिली थी। ये कह रहा है लोथल एवं कालीबंगा में युग्म संबंधियाँ मिली हैं, ठीक है। विधव सभ्यता के निवास का संभव सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। सैन्य सभ्यता के जो लोग थे ना, शैधव सभ्यता के विनाश का संभव सबसे प्रभावी कारण क्या था, यहाँ पे बाढ़ था, ठीक है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी जो अभी कुम्हार बनाते हैं ना, आपके अगल बगल होंगे कुम्हार, वो बनाते होंगे। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या बोलते हैं, टेराकोटा कहते हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या बोलते हैं, टेराकोटा कहते हैं। और अब कुछ महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। साजू
ठीक है, ये कह रहा है ना कि सैन्य सभ्यता के प्रमुख स्थल, सैन्य सभ्यता के प्रमुख स्थल, सैन्य सभ्यता के सैन्य सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति, जो भी था वर्तमान स्थिति अभी तक का बोल रहा है। उत्खनन मतलब कि खेती बाड़ी, वर्तमान मतलब अभी का, सैन्य सभ्यता के प्रमुख स्थल, सैन्य सभ्यता मतलब भारतवासियों के सभी सभ्यताओं को बताया गया है। ये क्रमशः दिया है, क्रम 1 में दिया है प्रमुख स्थल हड़प्पा, हड़प्पा जो था नदी रावी नदी उधर निकलती है हड़प्पा की तरफ, वो स्थिति कहाँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में है। ठीक है, स्थिति अभी है। वर्तमान में देखिए दयाराम साहनी जो है 1921, मधोस्वरूप वातस वातस 1926, व्हीलर 1946, व्हीलर 1946 में जो थे हैं। ठीक है, अगला कह रहा है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी जो निकलती है, सिंधु नदी निकलती है पाकिस्तान के स्थित प्रांत का कर लहकाना जिला, अच्छा लहकाना जिला, राखालास बनर्जी हैं जिला, ये स्थिति जो है राखालास बनर्जी जो वहाँ के थे वो हैं 1922, मायके 1927, बहेल व्हीलर और 1930। ये देखा तो उत्खननकर्ता जो थे उनके नाम है, उत्खननकर्ता के नाम है। अच्छा फिर दिया है क्रमशः 3 में चंदुहाड़ो, चंदुहाड़ो सिंध जो कि नदी सिंधु निकलती है, स्थित स्थान है सिंध प्रांत पाकिस्तान, नवाब शाह जिला। ठीक है, मायके क्या है ये, उत्खननकर्ता जो है वर्तमान में थे मायके 1925, एनजी मजूमदार ममूजदार 1931, 1931 क्या थे वो स्थित 1931 में। फिर 4 कह रहा है कालीबंगन, कालीबंगन घग्गर, घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी भी है, घग्गर नदी घग्गर नदी जो थे राजस्थान का हुमुनागढ़ जिला स्थित जो है, यहाँ पे है घग्गर नदी, हुमुनागढ़ जिला में है घग्गर। ठीक है, अलमानंद घोष, अलमानंद घोष जो है वो इसी उत्खनन करते थे, 1951 में थे। बी वी लाल एवं बी के थापर, बी वी लाल एवं बी के थापर 1961, 1961 में थे। ठीक है, ऑप्शन 4 में करा है कोटदीजो, कोटदीजो क्या करा है, कोटदीजो सिंधु, कोटदीजो सिंधु। ठीक है, कोटदीजो सिंधु करा है सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान, सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान। ठीक है, सिंधु सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान। फजल अहमद, फजल अहमद जो थे 1935 में उत्खनन किए थे इसका। ठीक है, इसके बाद 6वां है क्रमशः में रंगपुर, रंगपुर प्रमुख स्थल है जो कि मादर नदी में निकलता है, मादर नदी। ये स्थान क्या है, गुजरात का कठियावाड़ जिला, कठियावाड़ जिला। अब इसका जो रंगनाथ राव 1953 से 54 तक उत्खनन किए वहाँ पे, और जो भी निकला निकाले। इसके बाद 8 रोपड़, क्रमशः 8 रोपड़ सतलज, सतलज नदी जो है कि पंजाब का रोपड़ जिला में निकलता है, स्थित स्थान है। इसका क्या यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 1956 तक क्या किए थे ये निकास किए थे 1956 तक। इसके बाद है आपका 8वां लोथल, लोथल जो कि भोगवा नदी है, भोगवा स्थान है जो स्थिति गुजरात का अहमदाबाद जिला में है। ठीक है, उसके बाद ये जो है रंगनाथ राव जो है 1954 में उत्खनन किए थे वहाँ पे। उसके बाद रंगनाथ राव जी के बाद ये आया 9 आलमगीरपुर दाशक जो थे पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे रहते थे, स्थित है वो। उत्खनन किए थे रेल स्टाइल 1927 में, आरेल स्टाइल 1927 में। ठीक है, इसके बाद 10 पे है सूतकागेडोर दाशक जो थे नदी जो है दाशक नदी स्थिति जो इसके थे पाकिस्तान के मकराने
के समुद्र तट के किनारे थे। ठीक है, ये जो थे उत्खनन जो थे आर्यल स्टाइल 1927 में क्या किए थे, 1927 में वो किए थे, उत्खनन किए थे। ठीक है, 11 पे बनबाली बनबाली जो कि प्रमुख स्थल है। ये क्या रंगोली पे किए थे, रंगोली नदी है, रंगोई नदी। ठीक है, स्थित जो है हरियाणा का हिसार जिला में क्या है, रंगोई नदी है। रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में इसको क्या कहते हैं, उत्खनन किए थे, रणवीर सिंह बिष्ट। ठीक है, अब इसके बाद 12 में थैलावीर प्रमुख स्थल है जो कि लूनी नदी के नीचे है, गुजरात के कच्छ जिला में खादीर द्वीप पर क्या थी ये, आपका जो है गुजरात के कच्छ जिला में खादीर द्वीप, इसको कोस्ट में बोलते हैं खादीर द्वीप, जो कि उत्खननकर्ता जो थे जेपी जोशी 1968 में भी किए। रविंद्र सिंह वशिष्ठ जो किए थे 1990 और 1991 में इसको उत्खनन किए थे। और लास्ट हमारे थे 13वें पे सोतकाल शादी कौर, इनका जो था शादी कौर नदी जो थी ये कहाँ थी स्थित, बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान। ये थे चार्ज डेल्चस 1962। ठीक है, ये तो उत्खननकर्ता जितना है ना क्रम से लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ये प्रमुख नदियां हैं, यहाँ तक है, प्रमुख स्थल थे ये नदियां। ये देखिए स्थिति जहाँ जगह थे, ये उत्खनन करता थे, सभी उत्खनन करता है कि जिन्होंने उत्खनन किया है उनका नाम है। इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद वैदिक काल का विभाजन, वैदिक काल सभ्यता जो था, वैदिक काल सभ्यता, इसमें क्या था ना, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में। पहला ऋग्वेद काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर, दूसरे में उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया। माने कि इसका ऋग्वेद का विभाजन 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तरकाली वैदिक काल का विभाजन 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया। लेकिन आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे मैक्स मूलर हैं, जो कि आर्यों का मूल निवासी स्थान मध्य एशिया में को माना जाता है। मैक्स मूलर जो कि मध्य एशिया को माना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाता है। आर्यों द्वारा निर्मित वैदिक सभ्यता कहलाता है। यह एक ग्रामीण स्थिति थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। लेकिन नोट आर्य शब्द समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। अच्छा, ठीक है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा था। आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में क्या कहता बांटा गया था। जैसे कुल ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ग्राम के मुखिया, ग्रामीण विश्व का प्रधान, विश्वपति एवं जन के शासन राजन कहलाते थे। मतलब कि पहला आता है कुल मतलब लोग, ग्राम मतलब अपना गांव, विश्व मतलब अपना जिला, जन मतलब कि जन वो एक ग्राम के मुखिया, और यह ना ग्राम के मुखिया और राष्ट्र मुखिया, ग्राम के मुखिया, ग्रामीण विश्व का प्रधान, विश्वपति एवं जन के शासन के राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ठीक है। सूत, रथकार व कमदी नामक अधिकार रतनी कहे जाते थे। इनका संख्या राजा सहित कबीर 12 हुआ करती थी।
सहित कबीर करीब 12 हुआ करती थी। इनकी संख्या जो थे 12 हुआ करती थी। 12 हुआ करती थी। जैसे कि 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं सपस जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ठीक है। वाजपति गोचर भूमि का अधिकार होता था। उग्र अपराधी को पकड़ने का कार्य करते थे। जो कि देखिए अब दिखा है दिशा हमको पता है, ऊपर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और मध्य बिचला। ठीक है। उत्तर वैदिक शब्द प्राचीन प्रातीय उदितीय राजा का नाम सम्राट स्वराष्ट्र विराट राजा भोज मध्य दक्षिण अच्छा सम्राट। ठीक है। इसके बाद नोट, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारियों का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी भी तरह का न्यायाधिकारियों का उल्लेख नहीं है। ठीक है।